अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 केमिस्ट्री। चैप्टर 7 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बहुत सारे लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो है मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस आउट किया। हमने ओल्ड टेक्निक्स को भी डिस्कस आउट किया, जैसे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, ये सारी ओल्ड टेक्निक्स थी। इसके अलावा हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई किसी सब्सटेंस के अंदर या कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। और इसके अलावा हमने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया, HPLC सेपरेट करने के लिए हम कंपाउंड्स को। तो आज जो लेक्चर है हमारा, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसमें पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है, ये भी एक मॉडर्न टेक्निक है। ठीक है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक which deals with the measurement of electrode potential of a metal। जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ये हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक है, जिसमें हम किसी भी मेटल का, ठीक है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। नाउ व्हाट इज़, अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। इलेक्ट्रोड का तो हमें पता है कि क्या होता है कि सिंपल कोई भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जिस मेटल का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो और पोटेंशियल किसी की ताकत, यानी कि कितनी ताकत मौजूद है उसके अंदर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी मेटल की टेंडेंसी यानी कि एबिलिटी, यानी किसी भी मेटल की एबिलिटी, ताकत के वो लॉस और गेन कर सके इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी मेटल की ये सलाहियत जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, वो हमारे पास उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। थर्ड है हमारे पास, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने देखे थे, ड्राई सेल वगैरह हमने देखा था। तो उसमें क्या होता था कि वो सेल जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता था। तो ये भी बेसिकली सेम वैसा ही हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है, जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो कि हम इस मेथड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ पर मैं आपके सामने पिक्चर चला दूंगा, वो पिक्चर देख सकते हैं और साथ साथ मैं आपको रीड भी करवाऊंगा, फिर पिक्चर भी मैं आपको समझाऊंगा कि इस पिक्चर के अंदर हमारे पास क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये 2 हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है। दोनों सेल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, एक एनोड एंड दूसरा कैथोड। ठीक है, ईच हाफ सेल कंटेन इलेक्ट्रोड। दोनों का जो है सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट लिबरेट इलेक्ट्रॉन बाय ऑक्सीडेशन एंड कैथोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट रिसीव इलेक्ट्रॉन बाय रिडक्शन। ठीक है, एंड अगर मैं आपको पिक्चर के तौर पर समझाऊं तो यहाँ आपके सामने पिक्चर चल रही होगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 हाफ सेल हैं, एक में हमने इलेक्ट्रोड लगाया और दूसरे के अंदर भी इलेक्ट्रोड लगाया। एक को हमने एनोड का नाम दे दिया। एनोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होता है। एनोड पे हमारे पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जबकि कैथोड पे हमारे पास क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। अब आपको ये बात पता ही होगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास क्या होती है। ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो एनोड हमने इस्तेमाल किया है, जो इलेक्ट्रोड हमने इस्तेमाल किया है, एक हमने इस्तेमाल किया है जिंक
और दूसरा हमने इस्तेमाल किया है कॉपर। ठीक है, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को हमने इस्तेमाल किया है। तो होगा ये कि जिंक जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो वो ऊपर जाकर एक वायर आपको दिख रही होगी, वायर के अंदर चले जाएंगे और वायर के थ्रू वो वोल्ट मीटर आपको शो करेगा कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। और वहां से वोल्ट मीटर से या फिर हमारे पास होते हुए वो इलेक्ट्रोड जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड के पास जाएंगे और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी और कैथोड जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रोड हमने जिंक लगाया है या कोई और इलेक्ट्रोड हमने लगाया है कि उसका पोटेंशियल कितना है, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, The two half cell are connected by a salt bridge made up of NaCl। यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है लेकिन हम NaCl की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम KCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, NaCl का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो डिफरेंट हम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हो उससे डिफरेंस नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये NaCl का एक ब्रिज हमने क्यों जो है वो यूज़ किया है, ताकि हम दोनों जो कनेक्शन जो पूरा का पूरा कनेक्शन है दोनों सेल्स को वो कनेक्ट कर सकें, सीरीज़ में हम लोग उसको कनेक्ट कर सकें, इसलिए हमने जो सॉल्ट है उसका ब्रिज बना दिया है। तो इस तरीके से हमें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल जाएगा कि उसके अंदर टेंडेंसी ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितनी है, उसकी कितनी सलाहियत है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, और इस मेथड को जो है बड़े स्केल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मल लेवल पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियोमेट्री। अब नाउ व्हाट इज पोटेंशियोमेट्री, बहुत सिंपल सी चीज है। पोटेंशियोमेट्री इज यूज्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है और उसके अंदर कोई चीज़ हमने मतलब घोल दी है, मिला दी है, डिसॉल्व कर दी है, तो वो सोल्यूट कहलाती है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कितनी होगी, कितनी कंसंट्रेशन है, तो वो मालूम करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके सामने पिक्चर चल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है सॉल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सिर्फ एक लाइन की इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री क्या होता है, दिस मेथड, जो कंडक्टोमेट्री का जो मेथड है ये भी एक मशीन होती है कंडक्टोमीटर, और दिस मेथड, इसके अंदर क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो वो हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है मालूम कर सकते हैं। बहुत सारे आपने बहुत देखा होगा कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं, हीट कंडक्टर्स होते हैं, तो वो कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजरने की कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी सलाहियत है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पिक्चर भी आप सामने आपकी चल रही होगी, आप देख सकते हैं। इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं। आपने सिर्फ इसको याद करना है, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि ये आपके अभी इतने लेवल की चीज़ नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब हम जाएंगे तो इन सब की हम डेरिवेशंस भी कर रहे होते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइन। इससे हम कंडक्टोमेट्री से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। Ka होता है, Kb होता है और Kw होता है। ये सारे के सारे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कि जब भी जो है वाटर आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा। तो वैसे तो हम इसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल करते हैं, पूरा इसकी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर हम इस कंडक्टोमीटर के अंदर इसको डालेंगे तो ये हमें उसकी वैल्यू बता देगा। ठीक है, आपने इसको ज़्यादा कोई डीप में नहीं जाना, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के लेवल की चीज़ है। ये फर्स्ट ईयर में आपको इसकी डेरिवेशन ड्राइव करनी पड़ती है और इसके न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइन, यानी कि कोई ऐसा सॉल्ट है जो लेस सॉल्युबल है, जो है वाटर के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर लेस सॉल्वेंट है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को भी जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं बाय दिस कंडक्टोमीटर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन, यानी रेट कांस्टेंट को भी जो है K से डिटरमाइन किया जाता है, K से जो है इसको मेंशन किया जाता है। और रेट कांस्टेंट यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड पे हो रहा है तो वो भी हम कंडक्टोमीटर से पता लगा सकते हैं। इसको भी आपने नहीं पढ़ना क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि इसकी भी जो डेरिवेशन है वो हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रहे होते हैं। लास्ट है एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइन। आपने देखा होगा जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन को उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम कुछ सेकंड के अंदर ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लें तो आप कंडक्टोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कंडक्टोमीटर से हम किसी भी जब भी टाइट्रेशन करेंगे तो उसका हम एंड पॉइंट कुछ ही सेकंड के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडक्टोमीटर था। लास्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का वो है केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। डिफरेंस है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन केमिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत जो चीज़ें हम लोग अभी पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं वही हम लोगों ने पढ़नी है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट है कि प्रोसीजर इज सिंपल। जो केमिकल मेथड होता है जो या फिर जो सिंपल मेथड होता है उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सिंपल होता है। आपने टाइट्रेशन का देखा होगा, ग्राविमेट्रिक एनालिसिस का आप देख रहे हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल होता है। जबकि अगर हम इंस्ट्रूमेंटल का देखें तो इसको जो है इसका जो प्रोसीजर होता है ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होता है, यानी कि इसकी मशीनरी को आम तरीके से लोग चला नहीं सकते, हर बंदा नहीं चला सकता, तो उसको काफ़ी टेक्निकल तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विपमेंट इज चीप। अच्छा, इसके जो इक्विपमेंट्स हम देखते हैं, अगर हम बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, ये बहुत अगर महंगे हुए 100, 200, 1000 या 2000 के होंगे। लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इसके इक्विपमेंट्स करोड़ों रुपए में होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं। तो ये इसका एक दूसरा डिफरेंस है कि ये इसके इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा चीप यानी सस्ते होते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत ज़्यादा महंगे या एक्सपेंसिव हो रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपने टाइट्रेशन करनी है तो टाइट्रेशन के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप स्कूल में करते हैं तो टीचर आपको 5 मिनट के अंदर समझा देता है कि ये आपने करना है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसके अंदर हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी भी लेट सपोज कि आप क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं या फिर HPLC कर रहे हैं या फिर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं जाके आपने चलाना शुरू कर दिया, बहुत आसान नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी जॉब करते हैं, जो भी इसको चला रहे होते हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, इसको चलाना सीखते हैं, उसके बाद जाकर इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन इज स्लो। इसकी जो डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी स्लो होती है। लेट सपोज अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं नॉर्मल केमिकल मेथड से तो आपको उसको एंड पॉइंट मालूम करने के लिए या फिर उसका रिजल्ट मालूम करना काफ़ी आपको 10, 15, 20 मिनट लग जाएंगे, काफ़ी स्लो होगा। जबकि अगर आप इंस्ट्रूमेंट का किसी इस्तेमाल करते हो तो इसके अंदर डिटर्मिनेशन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होती है। आपको कुछ सेकेंड के अंदर ही ये आपका जो रिजल्ट है वो दे देगा। लास्ट और हमारा बिल्कुल फाइनल पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैंपल की नीड होती है। जब भी आप टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि टीचर बहुत सारा आपके सामने एसिड और बेस रख देते हैं उसकी टाइट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जब आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपसे ज़ाया भी हो जाए, थोड़ा सा गिर भी जाए, तो ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर सैंपल हमें मालूम है हमारे पास मौजूद है तो हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से बआसानी उसका जो है रिजल्ट मालूम कर सकते हैं, हमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ आपका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्यूरी है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई अगर आपको, तो लाजमी आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से वीडियो बना आपके सामने ले आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।